बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने उसमें घर्षण पर आधारित बहुत ही बेसिक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप उस तरह के और भी क्वेश्चन निश्चित रूप से किए ही होंगे। अब हम इस चैप्टर के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं, जो कि सर्कुलर मोशन है, यानी वृत्तीय गति। अगले एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि क्या है, वर्क, पावर और एनर्जी है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित जो चैप्टर है वो भी 7 नंबर का पूछा जाता है। ये चैप्टर जो चल रहा है ये भी 7 नंबर का आता है परीक्षा में, और अगला चैप्टर भी 7 नंबर का ही पूछा जाता है। अब देखिए, फिजिक्स में ज्यादातर चीजें समझने के लिए हैं। यदि आप समझ करके उन चीजों को याद करते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा देर तक सही तरीके से बनी रहेंगी। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए चीजों को समझना, वीडियो को पूरा देखना, A to Z, ये नहीं बीच बीच का देख लिया, थोड़ा देख लिया और काम चल जाएगा। नहीं, आपको लगातार सारे वीडियो भी देखने हैं और वीडियो को पूरा भी देखना है। कई बार कोई चीज जो है एक वीडियो में रह जाती है तो वो अगले वीडियो में कवर हो जाती है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पूरा वीडियो देखें और लगातार देखें। छोड़ करके देखने से काम नहीं चलेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। यदि कुछ आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, पाना है, तो टाइम देना पड़ेगा। इधर इधर के वीडियो देखने की बजाय आप अपना फोकस अपने उद्देश्य पर करें। आपका क्या टारगेट है उस पर करें और तभी सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का अंतिम भाग है, जो वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति के बारे में हमें समझना है, क्योंकि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्योंकि वृत्तीय गति में जो कुछ टर्म आएंगे वो उनको समझने से आपको प्रश्नों को आंसर देने में आसानी रहेगी। वो तो हमेशा ही होता है। तो आइए समझते हैं। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी एक 2D मोशन है, यानी द्विविमीय गति है। और इसमें एक कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति करती है, क्योंकि पहले हम बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। ये मान लिया एक वृत्त है और इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रही है। देखिए, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब वस्तु यहां पर है, मान लिया इस बिंदु A पर है, तो इसकी इस बिंदु पर गति की दिशा क्या है, ये है। जब यही वस्तु किसी दूसरे बिंदु B पर पहुंची तो गति की दिशा ये हो गई, दिशा बदल रही है। हम बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति की। उसकी चाल नहीं बदल रही है, चाल समान है। जैसे मान लिया 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वो चल रही है, तो 20 मीटर पर सेकंड यहां पर भी है, 20 मीटर पर सेकंड यहां भी है, तो चाल तो नहीं बदली, लेकिन वेग बदल गया। अब आप कहेंगे वेग और चाल तो एक ही बात होती है। नहीं, वेग जो है एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण होता है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड चाल हो गई। और यदि दिशा के साथ हम इसको बताएं चाल को, तो वो वेग होता है। तो यहां पर वस्तु का वेग v1 है, मान लिया। यहां पर दिशा बदलने के कारण इसका वेग v2 हो गया। हालांकि v1 का परिमाण जो है वो v2 के परिमाण के बराबर है, यानी वो बराबर v है। यानी वेग का जो परिमाण होता है उसी को तो हम चाल कहते हैं। वेग का जो परिमाण मतलब जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वही चाल होती है। तो चाल तो बिंदु A पर बिंदु B पर समान है, 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन दिशा बदल रही है। अतः एक समान वृत्तीय गति एक जो है एक्सेलरेटेड मोशन, यानी त्वरित गति का उदाहरण है। ये क्या है, एक त्वरित गति का उदाहरण है।
त्वरित गति का उदाहरण। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। वस्तु में त्वरण है। क्यों त्वरण है? क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? या तो उसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा हो, या वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, या फिर दोनों में हो रहा हो। तो यहां पर जो है इस समय जो बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति की, इसमें वस्तु की गति की दिशा यानी वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, परिमाण नहीं हो रहा है। दिशा में परिवर्तन होने के कारण यह त्वरित गति का उदाहरण है। अब यहां पर देखिए वस्तु का वेग ये है, यहां पर ये है, तो इसका मतलब ये इस पर बल जरूर लग रहा होगा, और बल जो लग रहा है वही तो इसकी दिशा को बदल रहा है। तो बल केंद्र की तरफ लग रहा है, इसकी भी बात करेंगे, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। और ये हम याद रखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एक समान वृत्तीय गति की। तो ये जो बल लगेगा वस्तु पर जो कि वृत्तीय पथ पर गतिमान है, इसी बल यानी अभिकेंद्र बल के कारण इसको त्रिज्य बल भी कहते हैं। तो जो त्रिज्या के अंदिश लगता है उसको हम, उसके कारण ही इसकी दिशा बदल रही है। यहां पर ये बल जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो क्या कर रहा है? केवल दिशा बदल रहा है। ये बात नोट करना है, दिशा बदल रहा है। वस्तु के वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, वस्तु के वेग का परिमाण नियत है। केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, केंद्र की ओर लगने वाला बल वस्तु की गति की दिशा यानी वेग की दिशा बदल रहा है। केवल दिशा बदल रहा है, अर्थात उसके वेग का परिमाण नियत है, जिससे कि इस वस्तु की गतिज ऊर्जा, जो ऊर्जा की बात करेंगे हम, वो नियत रहेगी। और ये जो बल केंद्र की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो है विस्थापन इस तरफ को हो रहा है और बल लग रहा है उसके लंबवत। तो लंबवत जब बल लग रहा है, विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, तो कार्य वहां पर शून्य होता है। तो इसीलिए जब केंद्र की ओर लगने वाला बल इस वस्तु पर कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो है वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी उसकी ऊर्जा निश्चित है। और ये केवल गति की दिशा या कहें वेग की दिशा बदलने के काम में आ रहा है। ऐसी बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। और नहीं तो यहां पर मोटी बात यह है कि वस्तु का वेग नियत है, चाल नियत है। वेग तो परिवर्तित हो रहा है, यानी वेग की दिशा बदल रही है, वेग का परिमाण निश्चित है। और वेग की दिशा बदलने के लिए केंद्र की तरफ जरूर कोई न कोई बल लगना चाहिए। बल लगाकर ही गति की दिशा को बदला जा सकता है। तो निश्चित रूप से यहां बल लग रहा होगा। तो अब हम उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनकी बात करेंगे। और वो परिभाषाएं क्या हैं? सबसे पहले आता है कोणीय विस्थापन। देखिए बिंदु ए से बी पहुंच गई वस्तु, तो ये मान लिया डेल्टा थीटा कोण में विस्थापन हो गया। ये वस्तु ए पर है, तो ओए को हम क्या कहेंगे? ओए को कहेंगे त्रिज्य सदिश, रेडियस वेक्टर। ओए त्रिज्य सदिश है और ओबी भी त्रिज्य सदिश है। ओए और ओबी त्रिज्य सदिश है। तो जब वस्तु ए बिंदु पर थी तो त्रिज्य सदिश की स्थिति ये थी। अब त्रिज्य सदिश मुड़ गया,
डेल्टा थीटा कोण पर ये वस्तु इस पथ पर वामावर्त दिशा में घूम रही है। कौन दिशा में घूम रही है? वामावर्त, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। तो कोणीय विस्थापन की परिभाषा लिख रखी है मैंने। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु का त्रिज्य सदिश प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है उसे वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। पहले त्रिज्य सदिश यहां पर था, अब वो देखिए इतना घूम गया, इतना बी पर पहुंच गया है, तो त्रिज्य सदिश यहां से यहां पहुंच गया है। तो त्रिज्य सदिश जो है प्रारंभिक स्थिति ओए के सापेक्ष जितने कोण से घूमा है, डेल्टा थीटा कोण से घूमा है, उसे वस्तु का कोणीय विस्थापन कहेंगे, है ना। तो कोणीय विस्थापन कोण से संबंधित है, तो कोण की परिभाषा के आधार पर हम कोणीय विस्थापन को क्या लिखेंगे? कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पर भी मैंने चित्र वही बना रखा है, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या, मतलब ए बी का जो मान है बटे त्रिज्या, और ये हमने देखिए डेल्टा एस से निरूपित कर रखा है। तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बटे आर। ये कोणीय विस्थापन हो गया, और इसका जो मात्रक है, मात्रक रेडियन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक कोण है, तो कोण का मात्रक तो मालूम है रेडियन है, और ये एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा इस तल में यदि ये घूम रहा है ऐसे, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकाली जाती है। अभी हम बात करेंगे, जब हम कोणीय वेग की बात करेंगे तो उसमें भी वो भी जो है एक सदिश राशि है। तो मात्रक इसका रेडियन हो गया। अब आगे बात करते हैं कोणीय वेग की। कोणीय विस्थापन हो गया, अब कोणीय वेग। कोणीय वेग भी लिख रखा मैंने। विस्थापन जो हो रहा है वस्तु में, इसमें वस्तु के कोण, वस्तु जो है में कोणीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की जो दर आएगी वही कोणीय वेग होगा, और इस कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं यहां से कोणीय वेग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग जो है, वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन का समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है। ये इसको हम औसत कोणीय वेग कहेंगे। ये क्या है? औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अब यदि समय का मान अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म का मतलब डेल्टा टी शून्य के लगभग बराबर है, तो हमें तात्कालिक कोणीय वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा, यानी तात्कालिक जो है कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे लिमिट, LIM, लिम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी जो समय है वह बहुत सूक्ष्म है, और औसत जो मान है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी
ये ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसको हम इस कंडीशन में क्या लिख देते हैं, इसको डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ये जो है तात्कालिक कोणीय वेग हो गया, किसी क्षण किसी मोमेंट पर वस्तु का कोणीय वेग। ये क्या है, कोण का फर्स्ट डेरिवेटिव है समय के सापेक्ष, कोण का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक है। मैंने कहा था कि देखिए अवकलन का प्रयोग हर जगह होगा, इसलिए आपको अवकलन को समझना बहुत जरूरी है, और ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो ओमेगा बराबर हो गया डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये तात्कालिक कोणीय वेग होगा। परिभाषा यहां पर भी लिखी हुई है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, और इसका मात्रक जो है रेडियन पर सेकेंड होगा, और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा समझ लीजिए। यह एक सदिश राशि है, यानी ओमेगा जो है, ओमेगा एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है दाहिने हाथ के अंगूठे से ज्ञात की जाती है। कैसे, देखिए वस्तु वामावर्त दिशा में ऐसे घूम रही है, यदि हम अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और उसकी उंगली, हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़ें कि वो वस्तु की गति की दिशा में मुड़े ऐसे, तो अंगूठा जो है इस कोणीय वेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस समय यदि वस्तु वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कोणीय वेग की दिशा जो होगी इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी। और यदि यही दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगे तो हमें उंगलियों को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो दाहिनावर्त दिशा में वस्तु यदि घूम रही है तो उस स्थिति में कोणीय वेग की दिशा जिस तल में घूम रही है उसके लंबवत अंदर की तरफ होती है। तो यहां पर हमें पता लगा कि ओमेगा बराबर है डी थीटा बटे डी टी। यदि कोई वस्तु समय टी में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी पूरा एक राउंड जो है लगाने में टी समय लगता है, इसको हम आवर्तकाल भी कहते हैं। तो पूरा कोण कितना घूमेगी, ये पूरा कोण एक बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है उसको वो होता है 2 पाई, 2 पाई के बराबर होता है। तो इस स्थिति में वस्तु का औसत कोणीय वेग जो हो जाएगा, औसत कोणीय वेग 2 पाई बटे टी, यानी जितना पूरा कोण घुमा वही कोण बटे समय ही तो होता है। अब पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन का कोण घूम रही है और समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो ओमेगा बराबर हो जाता है 2 पाई बटे टी। ये बहुत आगे भी काम आएंगे, यानी 2 पाई बटे आवर्तकाल। ये पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल भी कहते हैं। तो एक सूत्र ये हो गया। अब देखिए यदि हम आवर्तकाल और आवृत्ति ये पढ़ चुके होंगे सभी चीजें की बात करें, यानी यदि वस्तु प्रति सेकेंड n चक्कर लगाती है तो एक चक्कर में लगा समय कैसे निकालेंगे, एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में
लगा समय। यदि वस्तु प्रति सेकेंड n चक्कर लगा रही है, ऐसे 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 n बार घूम रही है, तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्कर में लगा समय कैसे निकालेंगे? देखिए n चक्कर में लगाने में कितना समय लगता है? एक सेकेंड का समय लगता है। तो एक चक्कर लगाने में, एक एक नियम से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 1/n। और जो एक चक्कर में लगाने में समय लगता है उसे ही हम आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्कर में लगाने में समय जो लगता है उसको ही हम आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में, ये चक्कर कहाँ लग रहा है? वृत्तीय पथ पर लग रहा है। एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, काल कहते हैं। इसलिए आवर्तकाल जो हो जाएगा, आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 1/n। ये निकाला देखिए, n चक्कर लगाने में 1 सेकेंड, तो एक चक्कर लगाने में 1/n सेकेंड लग रहे हैं। और एक सेकेंड, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो t का मान हो गया 1/n, या कहें n बराबर हो गया 1/t। और अभी हमने एक फार्मूला निकाला था, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π गुणा 1/t, और 1/t की जगह पर n लिख दें तो ये हो जाएगा 2πn। तो इस तरह से देखिए ये तीसरा फार्मूला आ गया जिसमें हमने औसत कोणीय वेग का मान निकाला है, और वो आ गया है 2πn। इस तरह से ओमेगा के 3 सूत्र मिले हमें। ओमेगा बराबर है dθ/dt एक, दूसरा ओमेगा बराबर है 2π/t, ये तो तात्कालिक कोणीय वेग है, ये औसत कोणीय वेग है। और ये देखिए तीसरा भी औसत कोणीय वेग है 2πn। n क्या है? आवृत्ति है। यहां n जो है आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रही है वस्तु। उस वृत्तीय पथ पर एक सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से हमने 3 सूत्र प्राप्त किए यहां पर ओमेगा के कोणीय वेग के। ये सभी सूत्र आगे चैप्टर्स में भी प्रयोग करेंगे, विशेष करके जो अंतिम चैप्टर होगा। अंतिम चैप्टर में फिर से यही बातें आएंगी। अब बात करते हैं हम रेखीय वेग की, क्योंकि देखिए वस्तु जब वृत्तीय पथ पर चल रही है तो परिधि पर वस्तु जो है रैखिक गति भी तो कर रही है। तो रेखीय गति, इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। ये यहां इस चैप्टर से के संदर्भ में हम रेखीय गति की बात करेंगे। और किसी वस्तु का रेखीय विस्थापन, किसी वस्तु का रेखीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का रेखीय गति या रेखीय वेग लिख देते हैं। वेग लिखिए तो ज्यादा ठीक है, रेखीय गति तो चलो ठीक है। रेखीय लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे हम यहाँ। रेखीय गति भी होती है लेकिन हम रेखीय वेग की बात कर रहे हैं। किसी वस्तु का रेखीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। मतलब देखिए वस्तु ये ऐसे वृत्त की परिधि पर ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है ना। यहां से ए से बी में आ गई, तो इस स्थिति में कोण तो डेल्टा थीटा,
कवर किया। भाई रेखीय वेग की बात कर रहे हैं, रेखीय विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो रेखीय विस्थापन कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसको हमने डेल्टा यस से प्रदर्शित किया है, डेल्टा यस। तो रेखीय वेग कितना हो जाएगा, रेखीय वेग, वो भी औसत रेखीय वेग। पहले ये लिख लीजिए, यदि वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा यस परिधि पर, वृत्त की परिधि पर डेल्टा यस दूरी तय करती है, तो औसत रेखीय वेग बी बार बराबर हो जाएगा डेल्टा यस बटे डेल्टा टी। अब यहां पर भी हम तात्कालिक रेखीय वेग, हालांकि इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं। भाई ये क्या विस्थापन है, ये क्या विस्थापन, रेखीय विस्थापन है ऊपर, है ना, रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन, नीचे समय है। पर ए से बी जाने में जो रेखीय विस्थापन हुआ वो ए बी जो चाप है उसकी लंबाई डेल्टा एस, और समय कितना लगा, मान लिया ए से बी जाने में डेल्टा टी समय लग रहा है, तो रेखीय विस्थापन बटे समय, तो ये औसत रेखीय वेग प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर भी तात्कालिक रेखीय वेग की बात करते हैं, तो तात्कालिक रेखीय वेग क्या हो जाएगा, तात्कालिक रेखीय वेग कब निकालते हैं, यदि समय अति सूक्ष्म डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिया जाए, तो हमें वस्तु का तात्कालिक रेखीय वेग प्राप्त हो जाता है। कैसे इसको लिखते हैं, तात्कालिक रेखीय वेग v बराबर होता है, लिमिट लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है डी एस बटे डी टी, यानी v बराबर हो गया डी एस बटे डी टी। हम एक बार बता चुके हैं कि v बराबर यानी रेखीय वेग बराबर होता है डी एक्स बटे डी टी, यानी जो भी विस्थापन यस कहें, यक्स कहें, वाई कहें, तो जो भी रेखीय विस्थापन हो रहा है उसका पहला अवकलन गुणांक, समय के सापेक्ष पहला अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं, तो हमें तात्कालिक रेखीय वेग पता लग जाता है। तो यह हुआ रेखीय वेग, कोणीय वेग हो गया, रेखीय वेग हो गया, यानी वस्तु जब वृत्तीय गति कर रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, कोणीय वेग होता है, रेखीय वेग भी होता है। अब इन कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, इसकी बात करते हैं। ये परीक्षा में भी पूछा जाता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। हेडिंग है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या संबंध है जब वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, तो इसकी बात हम करेंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन
डेल्टा थीटा बराबर होता है डेल्टा यस बटे आर, चाप बटे त्रिज्या। ये पहले भी हम शुरू में ही बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देंगे। स्पेशल तरीके हैं इसमें। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर देखिए क्या मिलता है हमें। डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/r गुणा डेल्टा यस बटे डेल्टा टी। अब हम यहां पर दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/r गुणा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा यस बटे डेल्टा टी। अब देखिए लिमिट डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय अंतराल अति सूक्ष्म है। और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या है, ये कोणीय वेग है। और कोणीय वेग औसत कोणीय वेग है। औसत कोणीय वेग का जब हम लिमिटिंग केस लेते हैं, मतलब जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, उसको हम तात्कालिक कोणीय वेग कहते हैं। ठीक उसी तरह से इधर जो है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी औसत रेखीय वेग है, और जब हमने लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये जो है तात्कालिक रेखीय वेग में बदल गया। तो अब हम यहां पर मान रख देंगे। देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, इधर प्राप्त हो गया ओमेगा, तात्कालिक कोणीय वेग 1/r गुणा ये क्या हो गया, रेखिक वेग, यानी ओमेगा बराबर हो गया v/r। तो v = ओमेगा r, ये एक सूत्र है। अब यहां पर सभी राशियां जो हैं कैसी हैं, सदिश हैं, इसलिए इसका सदिश फार्मूला भी लिखते हैं। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें, इसी फार्मूले को सदिश रूप में, तो b बराबर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r, यानी ओमेगा जो कोणीय वेग है और ये त्रिज्य सदिश है, त्रिज्य सदिश का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सदिश गुणनफल, वो जो है रेखीय वेग के बराबर होगा। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग और त्रिज्य सदिश का सदिश गुणनफल। तो ये है। और ये तो मालूम है कि आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश गुणनफल में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है v जो होगी वो ओमेगा और r इन दोनों के लंबवत होगी। मतलब ये तीनों वेक्टर सदिश जो हैं आपस में लंबवत हैं। कैसे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। देखिए v जो है, तीनों लंबवत हैं आपस में, इसको समझ लीजिए कैसे ये लंबवत हैं। ये वृत्तीय गति हो रही है, ये उसका रेखिक वेग हो गया, ये हो गया त्रिज्य सदिश हो गया, और कोणीय वेग किधर होगा, ऐसे लंबवत इस तल के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि v जो है इसी तल में है ना, r भी इसी तल में है, त्रिज्य सदिश भी एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पे हैं, और जो ओमेगा है वो बाहर की तरफ इस दोनों के लंबवत होगा। आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला हमें आगे प्रयोग करना है फिर से। अब बात करते हैं अभिकेंद्र बल की, अभिकेंद्र पहले त्वरण की। देखिए मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो केंद्र की तरफ, जिस वृत्तीय पथ पे गति कर रही है उसके केंद्र की तरफ निश्चित रूप से एक बल लग रहा है, जिसके कारण वो उसकी दिशा बदल रही है। तो यहां पर वस्तु केंद्र की तरफ त्वरित भी हो रही है। देखिए बल जिधर लगता है उधर ही तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण केंद्र की तरफ ही होगा, क्योंकि वस्तु पर बल जो है केंद्र की तरफ लग रहा है।
और वस्तु जब वृत्तीय पथ एक समान वृत्तीय गति कर रही है तो जो केंद्र की तरफ त्वरण उत्पन्न होगा उसको त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, है ना, समझ के करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए हमने लिख रखा है कि एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, बात हो चुकी है। इस दशा में वस्तु की वेग की दिशा के लंबवत, ये वस्तु की वेग की दिशा हो गई, इसके लंबवत केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होता है। इस दशा में वस्तु के वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहते हैं। ये भी परिभाषा है। एक दूसरी परिभाषा हमने लिख रखी है, क्या? रेखीय त्वरण का वह घटक जिसके कारण किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की दिशा बदलती है अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहलाता है। जैसे कि पहले बात हो रही है कि ये एक समान वृत्तीय गति है, इसमें वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा बदल रही है, दिशा बदलने के कारण ही वस्तु में त्वरण है और ये त्वरण केंद्र की तरफ लग रहा है। इसकी दिशा जो है केंद्र की तरफ है, कितना है वो तो फार्मूले से निकल करके आएगा, लेकिन इसकी दिशा जो है अभिकेंद्र त्वरण की दिशा जो है वो केंद्र की ओर होगी। वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर जो त्वरण लग रहा है वही अभिकेंद्र त्वरण है। और इसके लिए हमें चित्र मैंने बना भी रखे, मैं दोबारा चित्र बना करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये वृत्तीय पथ है, इसमें वस्तु गति कर रही है और मान लिया ये वस्तु, ये त्रिज्या r है, वो बिंदु है P1 और ये P2, P1 से P2 जा रही है और यहां पर ये कोणीय विस्थापन इतना हो रहा है। तो P1 पर वस्तु का वेग मान लिया v1 है और P2 पर वस्तु का वेग v2 है। हालांकि v1 और v2 जो है ये बराबर हैं। देखिए त्रिज्या, ये त्रिज्य सदिश OP1 है, OP2 है, त्रिज्य सदिश है, तो ये तो r के बराबर ही होगा, है ना। अब बात करते हैं कि इस तरह से जो है ये एक जो हमने त्रिभुज बनाया है जिसका नाम है OPP1। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे इन सदिशों से b1 b2 से। b1 की दिशा देखिए किधर है, इस तरफ को है, और b2 की दिशा किधर है, इस तरफ। ये देखिए b2 की दिशा बदल गई। ये हमारा v1 हो गया और ये हो गया v2। इसके समांतर ये खींचा, इसके समांतर ये खींचा और इसको इससे मिला दिया, ये हो गया डेल्टा v। अब देखिए यहां पर जो हमने नया त्रिभुज बनाया इसको हम लिख रहे हैं PQR। इस त्रिभुज में भी देखिए, इस त्रिभुज में जो बन रहा है ये वाला, यहां पर तो ये त्रिज्य सदिश बराबर है OP1 एक सदिश है, बराबर है OP2 का परिमाण बराबर है r के, त्रिज्या के बराबर है। उसी तरह से इस त्रिभुज में जो b1 हमने प्रदर्शित कर रखा है वो PQ से कर रखा है। PQ बराबर है PR सदिश, या कहें v1 का परिमाण बराबर है v2 के परिमाण के बराबर है v के। ये हमें चित्र बनाने पड़ते हैं अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र प्राप्त करने के लिए। एक तो हमने परिभाषा लिख दी, है ना। अब हमने दो चित्र बनाए। एक तो पहले वृत्तीय गति का चित्र बनाया और फिर जो वेग थे, वेग जो जिसकी दिशा बदल रही है उसके आधार पर एक त्रिभुज बनाया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो लिख दीजिए क्या, त्रिभुज OP1 P2 तथा PQR
त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं? समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी इनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अभिकेंद्र त्रिकोण का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। ये चित्र देखिए वहां भी बना हुआ है, तो ये लिखा हमने। अब इसकी भुजाओं में जो अनुपात है उसकी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा P1 P2 बटे OP1। अब दूसरे त्रिभुज की भी वही संगत भुजाएं लेंगे, तो जैसे हमने यहां पर लिखा P1, फिर हमने लिखा बटे OP1, तो यहां पर हम लिखेंगे QR बटे PQ। P1 क्या है? डेल्टा S है। OP1 क्या है? R है, बराबर QR क्या है? इसका देखिए डेल्टा V का भी परिमाण क्या है? डेल्टा V जो मैंने लिख रखा है उसका परिमाण हमने डेल्टा V लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया डेल्टा V बटे PQ क्या है? PQ देखिए PQ बराबर है PR, और वो है V1 का मैग्नीट्यूड, V1 का परिमाण बराबर है V2 का परिमाण बराबर है V के। तो इस तरह से हम यहां पर डेल्टा V का मान ज्ञात कर लेते हैं। डेल्टा V बराबर हो जाएगा, V को उधर भेज दीजिए, इधर आ गया V गुणा डेल्टा S बटे R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। देखिए हमने त्रिशि गुणा की, त्रिशि गुणा करने के बाद डेल्टा V का मान निकाला। अब हम दोनों तरफ डेल्टा D से भाग देंगे, डेल्टा T से भाग दे रहे हैं, और फिर हम वही लिमिट वाला केस लेंगे, दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर इधर देखिए डेल्टा V बटे डेल्टा T बराबर हो जाएगा V बटे R गुणा डेल्टा S बटे डेल्टा T। अब हमने कहा था लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा V बटे डेल्टा T बराबर हो जाएगा V बटे R। लिमिट यहाँ लगाएंगे डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S बटे डेल्टा T। देखिए लिमिट डेल्टा V बटे डेल्टा T ये क्या है? वेग परिवर्तन की दर है, और वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो ये आ गया त्वरण का मान आ गया। ये कौन सा त्वरण आ गया? अभिकेंद्र त्वरण आ गया, और इसको हम AR से प्रदर्शित कर रहे हैं। AR बराबर हो गया V बटे R, और ये क्या है? देखिए ये तात्कालिक रेखिक वेग है, ये भी है। ये क्या है? तात्कालिक रेखीय वेग है, इसकी बात हम कर चुके हैं अभी तुरंत। तो इस तरह से हमारा अभिकेंद्र त्वरण का मान आ गया, AR लिखा मैंने, ये आ गया B स्क्वायर बटे R। यानी अभिकेंद्र त्वरण AR बराबर होता है B स्क्वायर बटे R। ये फार्मूला हो गया अभिकेंद्र त्वरण का, है ना। और इसकी दिशा किस तरफ होगी? केंद्र की ओर होगी, क्योंकि त्वरण है तो सदिश राशि तो है, ये दिशा मालूम होनी चाहिए। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होगी। मान जो है रैखिक वेग का वर्ग बटे त्रिज्या, जिस त्रिज्या में वो वस्तु गति कर रही है। अब हम बात करते हैं परिवर्ती वृत्तीय गति की। परिवर्ती वृत्तीय गति ये थोड़ा इससे अलग है। तो यहां पर अभी तक क्या था? वेग का परिमाण स्थिर था, नियत था। लेकिन अब जब हम परिवर्ती वृत्तीय गति कहेंगे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल सर्कुलर मोशन, परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण क्यों होगा? क्योंकि उसकी रेखिक वेग भी बदल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जो है परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण। इसको पहले थोड़ा समझ लें। ये मान लिया कोई वस्तु है,
ये बात कर रहे हैं हम परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण की। ये देखिए यहां पर वेग की दिशा ये थी, v1 था, ये फिर यहां पर चला गया वस्तु, ए से बी में चला गया और वेग इतना हो गया। अभी तक क्या था, v1 और v2 का जो परिमाण था वो बराबर रहता था, लेकिन अब बराबर नहीं है। यहां पर v1 की दिशा ये है, v2 की दिशा है, v1 का परिमाण जो है यहां से v2 के परिमाण से अलग है। मतलब वेग जो रेखिक वेग था वो भी लगातार अब बदल रहा है, जिसके कारण इसमें एक और त्वरण उत्पन्न होगा, उसको कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। क्योंकि वेग की दिशा क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर डाले गए स्पर्श रेखा के अनुदिश। अब वस्तु क्योंकि वेग के परिमाण में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, दिशा तो बदल ही रही थी, दिशा बदलने के लिए अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्र केंद्र की तरफ लगने वाला बल उत्तरदायी है। अब यहां पर क्योंकि वेग भी बदल रहा है, वेग का परिमाण भी बदल रहा है, वेग तो पहले भी बदल रहा था, अब वेग का परिमाण बदल रहा है। अब 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड वाली बात नहीं रही, अब जो है 20 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, 24 से 26 हुआ। इस तरह से लगातार वेग का परिमाण भी बदल रहा है, यानी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है लेकिन परिवर्ती वेग है, उसका वेग का परिमाण भी बदल रहा है। यदि वस्तु की वृत्तीय गति एक समान न होकर परिवर्ती हो तो वस्तु में अभिकेंद्र त्वरण के साथ साथ स्पर्श रेखीय त्वरण भी होगा। यानी दो त्वरण होंगे अब उस स्थिति में, एक तो केंद्र की तरफ लगेगा, वो तो अभिकेंद्र त्वरण हो गया, उसको त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, और दूसरा त्वरण जो होगा वो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, उसको हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे। तो उसकी परिभाषा लिख रखी है हमने, देखिए, वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण का वह घटक जिसके कारण वस्तु के वेग का परिमाण लगातार बदलता है उसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। यहां उसे लिख दीजिए, उसे स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं या कहलाता है। उसे नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, इस कहलाता है से कहते हैं तो उसे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, यह परिभाषा हो गई वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण का वह घटक जिसके कारण वस्तु के वेग का परिमाण बदल रहा है उसे स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वृत्तीय गति में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय त्वरण का मान स्पर्श रेखीय चाल परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्पर्श रेखीय जो वेग है या स्पर्श रेखीय जो चाल है उसकी जो परिवर्तन की दर होगी वही तो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। अभी तक केवल दिशा के कारण, दिशा में परिवर्तन के कारण त्वरण था, वेग स्थिर था। अब क्या है, दिशा तो बदल ही रही है, मतलब पहले वाला त्वरण तो है ही है, एक और त्वरण आ गया है जिसको हम स्पर्श रेखीय त्वरण कह रहे हैं। और वो क्यों होगा, बताया गया है कि वृत्तीय गति में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय त्वरण का मान स्पर्श रेखीय चाल परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्पर्श रेखीय जो चाल है उसमें जो परिवर्तन की दर होगी उसी को हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे। तो औसत स्पर्श रेखीय त्वरण ए टी, इसको लिख रहे हैं ए और छोटा सा टी लिख दिया, ऊपर बार का निशान लगा दिया, इसको कहते हैं औसत। इसके बराबर होगा डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो तात्कालिक यदि समय अति सूक्ष्म यानी डेल्टा टी टेंड टू 0 लिया जाए तो हमें तात्कालिक स्पर्श रेखीय त्वरण प्राप्त होगा। मतलब तात्कालिक
स्पर्शरेखीय त्वरण ए टी बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बटे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डी वी बटे डी टी। कन्फ्यूज नहीं होना है, उसका मान भी यही आया था। कौन सा? पहले शुरुआत में जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण था वो भी यही आया था देखा जाए तो, है ना। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिमाग में रखना है, जब वेग में परिवर्तन होगा, मतलब वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा, तभी उसमें स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा। अदरवाइज क्या होगा, उसमें अभिकेंद्र त्वरण ही रहेगा। यदि वस्तु की गति एक समान है, नियत है, वृत्तीय पथ में वो नियत चाल से चल रहा है, तो त्वरण वहां पर केवल एक ही होगा जो कि अभिकेंद्र त्वरण है। जब चाल परिवर्तित होगी उसका मान बदलेगा, वेग की दिशा तो बदलेगी, मान भी बदलेगा, उसका परिमाण भी बदलेगा, तो उसमें एक नया त्वरण आएगा जिसको हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे, और ये आ गया उसका तात्कालिक मान। तो इस तरह से वस्तु में दो त्वरण हो गए। तो त्रिज्य त्वरण हुआ एक, तो अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, इसी को हम त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, त्रिज्य त्वरण, जिसका मान होता है ए आर, इसको लिखते हैं, वो होता है बी स्क्वायर बटे आर। अभी सूत्र निकाल चुके हैं, ए टी का मान ये हो गया, है ना। तो अब चित्र देखिए, यहां पर क्या होगा कि कोई वस्तु जब गति कर रही होगी, वृत्तीय गति कर रही होगी, वो भी परिवर्ती वृत्तीय गति हो रही होगी, तो एक तो त्वरण होगा इस तरफ को जिसको हम ए आर कहेंगे, और दूसरा त्वरण जो होगा वो इसके स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको कहते हैं वो होगा ए टी। इन दोनों का परिणामी त्वरण वो ये होगा जिसको हम ए कहेंगे, क्योंकि ये ए आर और ए टी आपस में लंबवत हैं। तो परिवर्ती वृत्तीय गति की अवस्था में, परिवर्ती वृत्तीय गति की अवस्था में परिणामी त्वरण जो होगा कितना होगा? देखिए ये दो त्वरण आपस में लंबवत हैं, तो इसका परिणामी त्वरण प्राप्त कर सकते हैं हम, वो बराबर होगा, ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। यानी जो हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है और जो अभिकेंद्र त्वरण है उसको वर्ग करके जोड़ें और वर्गमूल निकाल लें तो हमें उसका परिणामी त्वरण ज्ञात हो जाएगा। ये तब होगा जब वस्तु जो है परिवर्ती वृत्तीय गति कर रही होगी, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, क्या है कि स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। स्पर्श रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमें मालूम है कि v में बताया था, v इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं v बराबर होता है आर ओमेगा के, सूत्र निकाल चुके हैं। अब इसको समय के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या होगा, डी बी बटे डी टी बराबर हो जाएगा आर डी ओमेगा बटे डी टी। तो डी बी बाई डी टी ये हो गया ए टी बराबर हो गया आर। इसको कहते हैं कोणीय त्वरण। ये क्या है, कोणीय त्वरण है, कोण परिवर्तन की दर, कोणीय वेग परिवर्तन की दर है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, इसको हम अल्फा कहते हैं। ये एक संबंध है। यहां अल्फा बराबर है डी ओमेगा बटे डी टी बराबर है कोणीय त्वरण
कोणीय त्वरण क्या है, जो कोणीय वेग परिवर्तन की दर होगी वो कोणीय त्वरण होगी। तो ये एक सूत्र है जिसका कोई मान लिया परीक्षा में भी पूछा जा सकता है या कोई न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम परिवर्ती वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु परिवर्ती वृत्तीय गति कर रही होगी तो उसमें दो तरह के त्वरण होंगे। एक तो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा जो वृत्तीय पथ पर किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, और दूसरा क्योंकि दिशा तो बदल रही है, दिशा बदलने के कारण उसमें केंद्र की तरफ भी एक त्वरण होगा जिसको हम त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इन दोनों का परिणामी त्वरण जो है वो हम निकाल सकते हैं, और उसका हमने सूत्र भी बताया था कि ये बराबर होता है √AT का वर्ग प्लस AR का वर्ग। तो उम्मीद है कि आपको आज की बातें समझ में आई होंगी। आप और ध्यान देंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें तो जिससे कि आपको तुरंत वीडियो जो है जब नया हम डालें तुरंत आपको मिल जाए। और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।